विद्युते कल्पनाजलं गम्भीरोदारमूर्तये नमन् समन्ताद्वदर्या समन्तादृशे। समादरणीय सुश्री राधाबेन जी, आद्याशा इस सभा की मंच पर आसीन समस्त गांधी शांति प्रतिष्ठान की संचालक मंडल की सदस्यगण, परम आदरणीय हमारे अग्रज श्री सतपाल मालवीय जी, डॉक्टर त्रिखा जी, डॉक्टर आनंद कुमार जी और बहुत सा मेरे परम मित्र सहयोगी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबका नाम लेते रहूं तो बहुत समय व्यतीत हो जाएगा, इसलिए परम मित्र वृंद, देवियों और सज्जनों, डॉक्टर सुरेंद्र जी ने कई महीने पहले मुझे ईमेल के माध्यम से पूछा गया था कि कभी गांधी शांति प्रतिष्ठान में कार्यक्रम देना चाहिए, क्या समय है कि नहीं। तो मैंने ये देखा कि 13 तारीख को मैं पुणे से लौट रहा हूँ और 15 तारीख को यूके जा रहा हूँ। बीच में एक दिन का समय दिल्ली में मिलता है, तो गांधी प्रतिष्ठान मेरे लिए कोई नए स्थान नहीं है। बहुत समय से मैं यहाँ आता जाता रहा हूँ, यहाँ रहता भी रहा हूँ, बहुत सा कार्यक्रम में शामिल होता रहा। और सुरेंद्र जी अनेक प्रकार से हमारा कल्याण मित्र रहे हैं गांधी जी के कार्य के क्षेत्र में और तिब्बती समर्थक वर्ग के क्षेत्र में, और वैसा भी शैक्षणिक क्षेत्र में हम सब सहयोगी रहा है। तो उनका आगे टलना मेरे लिए संभव नहीं था, तो मैंने ये स्वीकार किया। लेकिन उस समय मुझे ये कल्पना भी नहीं थी कि यहाँ पर मेरे वक्तव्य के अतिरिक्त बहुत कुछ कर्मकांड और भी होगा। मुझे अभिनंदन किया गया और अनेक प्रकार के पारितोषिकों से लादा गया। गौरव की बात है, मैं बहुत विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, परंतु ये मेरे लिए एक अपेक्षित कार्य नहीं था। तो इसलिए सुरेंद्र जी से मेरा ये शिकायत रहेगा कि आपने मेरे प्रति न्याय नहीं किया, थोड़ा बहुत स्नेहपूर्वक अन्याय किया है, लेकिन उसको हम विनम्रता से स्वीकार करेंगे। वक्तव्य से पहले एक बात मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज मैं जो कुछ यहाँ पर आपसे निवेदन कर रहा हूँ वो व्यक्तिगत मेरे अपने विचार हैं, और मैं किसी समूह की या संगठन की या संस्था की प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ। पिछले वर्ष की
8 अगस्त से लेकर के मैं सार्वजनिक जीवन से अपने को अलग रखने की प्रक्रिया में हूँ। एक पूर्ण सेवानिवृत्त के रूप में रहने की और के संस्थागत कार्यों से या समूह की और जन समुदाय के कार्यों से अलग रहूं, इस प्रक्रिया में अभी मेरे प्रयासरत हैं। तो इसलिए जो कुछ मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा वो अत्यंत व्यक्तिगत विचार होंगे और कुछ सूचनाएं पुराना भी हो सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से संगठन में नहीं रहने के कारण अनेक सूचनाएं मेरे बहुत संपूर्ण और आज की तिथि तक नहीं हैं। तो ये भी आप अपने विचार में रखें। सुरेंद्र जी से मेरे पत्र व्यवहार में मुझे ऐसा स्मरण है कि तिब्बत की वर्तमान परिस्थिति पर कुछ प्रकाश डालूं, लेकिन आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये तिब्बती मुक्ति साधना के विषय में कुछ कहने के लिए लिखा हुआ है। ये दोनों बहुत भिन्न तो नहीं हैं, परंतु पहले पत्र व्यवहार की अनुसार मैंने इस बीच में कोई तैयार तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन अपने दिमाग में कुछ बिंदुओं को एकत्रित किया है। वह तिब्बत की वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित बिंदुएं हैं। विस्तार में ना जाते हुए हर बिंदुओं को सूत्र रूप में आपके सामने रखने की प्रयत्न करूंगा। वह सारा सूचनाएं आपके सामने कोई नई सूचना हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अधिकांश जो यहाँ पर उपस्थित लोग हैं वह तिब्बती समर्थक वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप लोगों को हर चीज़ की जानकारी रहते हैं। परंतु मैंने उसको पुनरावृत्ति होने पर भी दोष नहीं समझा, क्योंकि इन सब बिंदुओं को मिला करके हम देखने की चेष्टा करेंगे तो तिब्बत की वर्तमान स्थिति का एक समग्र प्रतिबिंब या समग्र चित्रण या उससे आज के विश्व से और अपने आसपास के राष्ट्रों से क्या संबंध और प्रभाव पड़ेगा, इस पर एक स्थूल रूप से परंतु समग्र रूप से पूर्ण रूप से देखने का अवसर मिलेगा। ऐसा सोच करके मैंने कुछ बिंदुओं को आपको स्मरण दिलाने की और वो भी बहुत संक्षेप में आपके ध्यान उनकी ओर आकर्षित करने की प्रयास करूंगा। तिब्बत की वर्तमान स्थिति, सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई आकस्मिक घटना से हुए परिस्थिति नहीं है और मात्र 60 लाख तिब्बतियों से संबंधित कोई
परिस्थिति है या घटना है, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। ये मेरे मानना है। परम पवन चौदायन दलाई लामा जी बार बार इस बात को स्मरण दिलाते हैं कि यह तिब्बतियों का एक पृथक और निजी समस्या नहीं है, अपितु यह संपूर्ण मानव की एक व्यापक कठिनाई की समस्या की लक्षण के रूप में उभरा है। और जब तक इस व्यापक समस्या की हेतुओं को, कारणों को खोज कर, समझ कर और उस पर ध्यान नहीं देंगे तो एक पृथक तिब्बती समस्या की समाधान नहीं खोज पाएंगे, ऐसा उनका कथन है। उसको मैं अपने दृष्टि से सही मानता हूँ। अब पिछले 2-2.5 हजार वर्ष की इतिहास को दृष्टि डालेंगे तो तिब्बत हमेशा बहुत शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच में रहा है। एक तरफ चीन, एक तरफ भारत, एक तरफ रशिया और एक तरफ मंगोलिया। ये सब के सब जनसंख्या की दृष्टि से, सैनिक शक्ति की दृष्टि से, आर्थिक शक्ति की दृष्टि से, राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से तिब्बत से बहुत अधिक शक्तिशाली रहा है। परंतु 13वें शताब्दी में लगभग 35-40 वर्ष की समय को छोड़ के बाकी जब तिब्बत की साम्राज्य 200 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर 1951 तक अधिकांश समय तिब्बती की छोटा राष्ट्र होते हुए भी, एक बहुत कम जनसंख्या वाले होते हुए भी कभी किस दूसरा राष्ट्र के अधीन नहीं रहा। बराबर सबके साथ एक समकक्ष पूर्ण स्वाधीन राष्ट्र के रूप में रहा। इसलिए तिब्बत पर एक विशाल शक्तिशाली राष्ट्र की उपनिवेश होना, कब्जा करना, यह मात्र शक्ति की प्रदर्शन अथवा मात्र एक राजनीतिक घटना नहीं थे। मंगोलिया ने जिंगिस खान के समय में तिब्बत पर कब्जा अवश्य किया था, लेकिन वो 40 वर्ष का अंदर ही तिब्बत की स्वाधीनता को तिब्बतियों के हाथ में सहर्ष सौंप दिया था। और बहुत निकट समय में भी देखें, 1904 में ब्रिटिश इंडिया ने हासाता के पूर्ण रूप से सैनिक बल से कब्जा कर लिया था और वह तिब्बत को अपने अधीन बनाए रखना चाहते हो तो बना रख सकते थे। तिब्बतियों के पास ऐसा कोई शक्ति नहीं थे कि ब्रिटिश सैनिकों के विरोध में शक्ति से अथवा अन्य कूटनीति से उबर सकें। लेकिन ब्रिटिश ने यही ठीक समझा कि तिब्बतियों को ऐसा छोड़ दिया जाए जो अपने ब्रिटिश इंडिया के लिए लाभदायक चीज़ थे वो कर लिया जाए, बाकी उनको अपने कब्जा में ना रखें। ऐसा सोच करके तिब्बतियों के साथ युद्ध विराम का संधि किया गया और उसके बाद 1913 और 1914 में
शिमला संधि के माध्यम से दोनों देश एक बराबरी संप्रभुता संपन्न देश मान करके 4 बार तिब्बतियों के साथ संधि किया, और जिसके अंतर्गत जो कुछ व्यापार और व्यवसाय ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में होना था वो सब होते रहे। परंतु 1951 में जाकर के तिब्बत चीन के कब्जा में क्यों किया, कैसा किया और उससे हम क्यों नहीं उबर पाए, यह एक व्यापक दृष्टि से अवलोकन करने की आवश्यकता है। चीन कम्युनिस्ट क्यों हुए, साम्यवाद क्यों हुए, और दुनिया में साम्यवाद का उदय क्यों हुआ, और जिसके चलते रशिया में और चीन में बहुत उथल पुथल और परिवर्तन क्यों हुआ, ये सारे के सारे आधुनिक सभ्यता और तथाकथित मशीनीकरण और औद्योगिकरण के एक नए कुसंस्कृत इस जगत में उत्पन्न हुआ पूंजीवाद के रूप में, और पूंजीवाद की विशाल शोषण की प्रतिक्रिया के रूप में समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, ये सारे उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, जिसके चलते दुनिया में 2 महायुद्ध से लेकर और बहुत कुछ परिवर्तन को आप देख सकते हैं। माओ त्से-तुंग के दिमाग में विश्व को मुक्त करने की एक परिकल्पना थी। वह पूंजीवाद और साम्यवाद की 2 विचारधारा की संघर्ष की परिणति के रूप में ये विचार उनके मन में आया था, और उस अभियान के लिए तिब्बत पर पूर्णतः कब्जा करना प्राथमिकता और अनिवार्यता उन्होंने समझा। तो इसलिए एक वैश्विक के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शोषित और शोषक वर्ग की संघर्ष की परिणाम स्वरूप विश्व में बहुत लोगों ने अनेक कठिनाई झेले, अनेक परिवर्तन हुआ, जो परिवर्तन राजनीति से संबंधित, सांस्कृतिक संबंधित, आध्यात्म से संबंधित बहुत कुछ हुआ। ये सारे के सारे मैं समझता हूँ मूल कारण पूंजीवाद की और साम्राज्यवाद की शोषण की प्रतिक्रिया में जो उसकी विरोध में समय के माध्यम नहीं मिला था, उसको विरोध करने की एक अहिंसा के माध्यम से उसकी विरोध किया जा सकता है, ऐसा लोगों को जानकारी नहीं मिला। तो हिंसात्मक के प्रतिक्रिया की प्रक्रिया में बहुत सा देश, बहुत सा जनता, यूरोप, एशिया दोनों में लाखों लोग जान गंवाए और कत्ली आम हुआ, सांस्कृतिक नष्ट हुआ। ये सारे के सारे ये 2 व्यवस्था की संघर्ष की सीधे अथवा अप्रोच रूप से उनकी परिणाम में हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसलिए तिब्बत की समस्या एक संपूर्ण मानव की व्यापक संघर्ष और द्वंद्व के बीच में
पीस गया हुआ, ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है। तो इसलिए गांधी जी ने हिंद स्वराज में भारतवर्ष कैसा पराधीन हुआ, इस पर विचार बहुत गंभीरता से किया है। वही सारे विचार और तर्क तिब्बत के ऊपर भी पूर्णतः लागू होता है और तिब्बत की वर्तमान स्थिति में पहुंचाने के लिए 2-250 वर्षों से जो यूरोप एशिया दोनों में राजनीतिक और अर्थनीतिक के घटनाक्रम जो चला है, उससे ये उत्पन्न हुआ है, ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है। तो इसलिए इसके समाधान, एक समय के समाधान अगर हमको खोजना है तो मात्र बुद्ध और गांधी की उपदेशों के बीच में से जो द्वेष नहीं काटा जा सकते हैं, मैत्री भावना से ही द्वेष को जीता जा सकते हैं, यह सनातन धर्म है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा और वही गांधी ने कहा। तो इस सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए हम इसके समाधान खोजना होगा। अन्यथा जो भी जैसा को तैसा के रूप में जिस प्रकार की हिंसा से तिब्बतियों को यातना भोगना पड़ा है, और उसी प्रकार की हिंसा से हम इसके समाधान खोजेंगे तो समाधान तो कभी मिलने वाला नहीं है, लेकिन समस्या को निरंतरता से और आगे वृद्धि होते चले जाएंगी और जिसकी कोई अंत नहीं होगा। ये बात को परम पवन जी ने समझा और इस बात को परम पवन जी को समझ में आने में गांधी जी के उपदेशों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। अहिंसा का सिद्धांत हजारों वर्ष प्राचीन है। गांधी जी ने कोई नए सिद्धांत निकाल करके हमको पहले बार बताया हो, ऐसे बात नहीं है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और उस पहले भी ऋषि मुनि, वेदांग, उपनिषद, करीब सभी प्राचीन भारतीय वाङ्मय में, सिद्धांतों में अहिंसा का महत्व प्रदर्शित होते आ रहे हैं, उपदेशित होते आ रहे हैं। लेकिन किसी भी शास्त्र ने, किसी भी उपदेशक ने अहिंसा को एक राष्ट्र की जीवन में, एक समाज की संरचना में और एक राजनीतिक के संघर्ष में कैसा अपनाए जा सकते हैं, यह उन लोगों ने नहीं बताया। भगवान बुद्ध की उपदेशित अहिंसा मात्र आध्यात्मिक क्षेत्र में ही आते हैं। आध्यात्मिक की साधना करते समय किस प्रकार से अहिंसा की साधना होगा, ये तो बहुत विस्तार से हैं, परंतु एक राष्ट्र को चलाने के लिए, एक देश की शासन को चलाने के लिए अथवा एक देश को किस बाह्य ताकत से मुक्त कराने के लिए अहिंसा की साधना कैसा चलाया जा सकता है, यह किसने स्पष्ट रूप से उपदेश नहीं किया। इस जगत में प्रथम बार महात्मा गांधी ने इसको अपने कार्यों के द्वारा, मात्र उपदेश के द्वारा नहीं, अपने कार्यों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा सिद्ध करके हम लोगों को बताया, और जिसको देख करके तिब्बत की मुक्ति साधना भी पूर्णतः एक अहिंसा के रूप में बहुत बाद में 1967 तक हमारा आंदोलन आधा अहिंसक और आधा हिंसक रहा।
1967 और 1968 यहाँ पर आकर के समस्त हिंसक के प्रतिक्रिया समाप्त हुआ तिब्बत के अंदर, और तिब्बत के बाद दोनों में सारे हमारे मुक्ति की प्रक्रिया अहिंसात्मक हो सका। यह पूर्ण श्रेय महात्मा जी को जाते हैं। हम उनके ऋणी हैं और उन उपदेशों को, विशेष रूप से हिंद स्वराज के उपदेश को देख कर के हमें एक नए दृश्य मिला है, दिशा मिला है कि राजनीति, अर्थनीति और एक राष्ट्र के संघर्ष पूर्णतः अहिंसा के माध्यम से कैसा चलाया जा सकता है, और उसमें संपूर्ण तिब्बत की जनता, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, कितना भी कठिनाई क्यों ना झेलना पड़े, तभी परम पावन जी के निर्देश अनुसार वो हिंसा में लिप्त नहीं हुआ, अहिंसा में ही रह पाए। ये आज हम लोगों का एकमात्र पूंजी है और एकमात्र संतोष की वस्तु हैं, और इससे हम आगे भी संपूर्ण मुक्ति प्राप्त करने तक चला सकेंगे, ऐसा विश्वास रखते हैं। ये मैं आपसे कह सकता हूँ। वर्तमान तिब्बत के जो परिस्थिति हैं वह 1951 में तथाकथित 17 सूत्रीय संधि से प्रारंभ हुआ था। उस समय चीन की नेतृत्व के दिमाग में तिब्बत को पूर्णतः चीन की एक प्रांत के रूप में परिणत करने का विचार ही नहीं था। वो स्वायत्तशासी एक पृथक रूप में रहेंगे, ऐसा उनके विचार में था, और ऐसा नेहरू जी को भी आश्वासन बार बार दिया गया था। परंतु वो विचार और वो आश्वासन दोनों 1959 में आकर के जब परम पावन जी की जीवन खतरे में पड़ गए थे और संपूर्ण जनता उस घबराहट में चीनी के विरोध में खड़े हुए थे, तब से वो सारा चीज़ समाप्त हुआ और एक नए प्रक्रिया तिब्बत में चला हुआ, आप सब जानते ही हैं। उसके चलते लगभग 5 वर्ष 6 वर्ष तक उपद्रव को शमन करने के लिए, दमन करने के लिए जो कुछ चक्र चला, वह एक बहुत भयावह कहानी है, जिसको मैं यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। उसके तत्काल पश्चात सांस्कृतिक क्रांति के रूप में कल्चरल रिवोल्यूशन के नाम से जो वहाँ पर विध्वंस हुआ है, वो भी सब समय स्पष्ट हैं। ये दोनों के चलते 20% जनता समाप्त हो गए। तिब्बत की विभिन्न प्रकार से, और एक बड़े संपूर्ण विश्व की किसी भी इतिहास में इस प्रकार की घटना मिलते नहीं हैं, सब घटित हुआ। तो जिसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र चीन में भी कुछ तथाकथित परिवर्तन हुआ, थोड़ा ढीलापन की प्रारंभ हुआ, और उसके कुछ समय तक 88 तक थोड़ा राहत की सांस लोगों को लेने का मौका मिला, और 88 में पुनः दमन और पुनः उपद्रव दोनों हुआ, और जिसके बाद
जो आज की परिस्थिति हैं उसकी ओर शनि जब जा रहे थे तो उसकी प्रक्रिया हम देखें तो सबसे पहले 1994 में तिब्बत के विषय में जो उनका कार्य दल का बैठक हुए थे, उस कार्य दल की बैठक में यह निष्कर्ष पाया गया कि तिब्बत की सांस्कृतिक भाषा, बौद्ध धर्म, दलाई लामा जी के प्रति श्रद्धा, ये सब पृथकवाद की मूल कारण हैं और तिब्बत संपूर्ण रूप से चीन का अंतर्गत सम्मिलित नहीं हो पाने का ये कारण है। तो इसलिए इन सब को हटाना होगा। इसकी विचार का प्रारंभ वहाँ से होता है। उससे पहले ये माना जाता था कि तिब्बत की समस्या कुछ वर्षों का है। जो नई पीढ़ी, युवक वर्ग शिक्षित हो जाएंगे और उनको समय बाद की शिक्षा ठीक ढंग से दे दिया जाएगा तो तिब्बत एक मुश्त में चीन के अभिन्न अंग स्वयंमय हो जाएंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ऐसा उनको विचार था। शिक्षित वर्ग बहुत कम्युनिस्ट बने, समय बाद बने, लेकिन वो चीन की आज्ञाकारी नहीं बन पाया। और तिब्बत एक राष्ट्र रूप में अपने समय बाद चलाना चाहिए, अपने शासन चलाना चाहिए, ऐसा विचार करने वाला लोग आए तो उन लोगों ने शिक्षा भी बंद कर दिया गया। और 94 से आगे आप देखेंगे तो निरंतर उनका शिकन जो है कसते चले गए और कठोरतम की ओर अग्रसरित हुआ। ये पूरा संघ मरने वाला नहीं है, ऐसा वहाँ से कहा गया है। और पांचवें कार्यदल की संस्तुति में पृथकवाद की विरोध में और कितना कठोर और दंड व्यवस्था होना चाहिए उस पर बल देने के साथ साथ आर्थिक विकास की ओर और ध्यान दिया जाए तो तिब्बतियों की जो पृथकवाद की सोच है इसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन इन सब ने एक के मत से कठोर नियंत्रण का और सैनिक बल की और अर्धसैनिक बल के माध्यम से दंडात्मक के उपायों को अपनाते हुए दमन मात्र के माध्यम से तिब्बत में कब्जा रख सकते हैं, उसका अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, ऐसा सोच करके आज की परिस्थिति में पहुंचा है, ऐसा मुझे लगता है। अब तिब्बत की वर्तमान परिस्थिति को कुछ बिंदुओं से देखने के लिए हम कहेंगे। सबसे पहले जनसंख्या को आप देखें। तिब्बत की जनसंख्या 1951 में तिब्बतियों का प्रतिशत लगभग 96% होता था और 4% गैर तिब्बतियों की हुआ करते थे। और 2000 की जनगणना का नतीजा हमें मिलता है। 2010 का जनगणना का नतीजा हम लोगों को उपलब्ध नहीं हुआ, हम लोगों को नहीं कहते, मुझे उपलब्ध नहीं हुआ,
शायद दूसरों को उपलब्ध हुआ हो, मुझे मालूम नहीं। 2000 की जनगणना की हिसाब से संपूर्ण तिब्बत में ये कह रहा हूँ, तिब्बत को अभी क्षेत्र की दृष्टि से 11 छोटे छोटे हिस्से में बटे हुए हैं। उन सबको मिला करके तिब्बत की जनसंख्या 5.4 करीब 54 लाख गिना गया है। उसके विरोध में गैर तिब्बतियों की संख्या 7.8 के आसपास हैं, जो 80 लाख से थोड़ा कम। ये उनकी जनगणना की हिसाब से हैं, लेकिन इसमें सैनिक लोग सम्मिलित नहीं हैं और स्थानांतरित होने वाले कमाचार्यों का गिनती इसमें नहीं है। जो स्थायी रूप से तिब्बत में बस गया है उसके हिसाब से 2000 में ही इतना जनसंख्या का अंतर हो गया है, तो 2000 आज 12 है। इस बीच में और भी बहुत अधिक जनसंख्या की संतुलन बिगड़ गया होगा, ऐसा लगता है। और क्षेत्र को, तिब्बतियों को विभाजित करके शासित करने के लिए 12 भागों में बंट करके रखा है। अब जैसा मैंने कहा कि कार्यदल की संस्कृति में हमारे सबसे प्राथमिकता में नष्ट करने के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था, ये दोनों पर ध्यान देना चाहिए। इस कारण तिब्बत की संस्कृति को और धर्म को और उन दोनों की आधार भाषा को नष्ट करने की योजनाबद्ध तरीके से काम करते रहे। जैसा हम भाषा को लें, 2010 के जुलाई में उन लोगों ने एक 10 वर्षीय शिक्षा की योजना बीजी में तैयार किया। तो उसमें ये कहा गया कि बहु भाषा के माध्यम से शिक्षा देना बच्चों को हितकर नहीं है। बच्चा इसलिए अच्छा अंक नहीं पा पाते हैं कि वो कुछ विषय चीन भाषा में के माध्यम से पढ़ाते हैं, कुछ विषय क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो इसलिए समस्त विषयों को एक भाषा के माध्यम से, चीन की भाषा के माध्यम से शिक्षित किया जाए, तो उससे उनका शैक्षणिक स्तर वृद्धि होगा। तो इससे एक दिशा निर्देश हुआ और उसके चलते ग्रीष्मावकाश के बाद जब विद्यार्थी विद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में जब लौटा, तो सारे के सारे पाठ्य पुस्तिकाएँ और शैक्षणिक माध्यम सब परिवर्तित हो चुके थे, और जिसको लेकर के थोड़ा बहुत आंदोलन भी हुआ, आज भी चल रही हैं। परंतु लबोलबा इतना है कि वह भाषा का सफाई करना, धर्म और संस्कृति दोनों की सफाई करने के लिए एक अच्छा माध्यम मान करके उसकी प्रक्रिया अभी चल रही हैं। और टार में तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में तो उससे 2 साल पहले ही उनके विश्वविद्यालयों में सारे पाठ्य पुस्तिकाएँ भाषा बदल दिया गया था, जिसको कोई विरोध भी करने का किसका हिम्मत नहीं पड़े। उसी प्रकार सारे बिहारों में और नानरियों में पिछुओं की और पिछड़ियों की संख्या को
निर्धारित कर दिया गया, तो हम देखेंगे कि 1994 के बाद हर बिहारों में भिक्षुओं की, शमनरियों की और भिक्षुनियों की संख्या बहुत तेज़ी से घटे हैं और हर बिहारों में राजनीतिक प्रशिक्षण और धर्म और राष्ट्र दोनों के प्रति भक्ति भावना को कैसा वृद्धि किया जाए, इस प्रकार के प्रशिक्षण निरंतरता रूप से चला रही हैं। तो ये एक संपूर्ण सांस्कृतिक को नष्ट करने की और भाषा को नष्ट करने की एक सुनियोजित चेष्टा के रूप में देखा जा सकते हैं। और उसके साथ जीवन शैली को बदलने की चेष्टा किया है, जो अपने जानवरों के साथ नॉमड के रूप में अस्थायी रूप से इधर उधर जा कर के रहने वाले सबको मकान बना करके बसा दिया गया और उनके आजीविका के लिए जितना पशु थे पलतू, उसको भी संख्या निर्धारित करके बहुत अधिक संख्या में पशुओं को मार दिया गया और जिससे जो तिब्बत की जनसंख्या में करीब 35% इस प्रकार की जो पशुपालन की ऊपर जीवन निर्भर करने वाले हैं, उन सब का जीवन शैली एकदम बदल गए। और उसी प्रकार से कृषि करने वालों को भी एक निर्धारित मोनो कृषि का, एक रूपता की कृषि का काम करने की, और वह भी रसायन के और एक प्रकार से जो आज की वैश्वीकरण में जिस प्रकार के बीजों को संकरण बना दिया गया है, उस प्रकार के बीजों को उपयोग करने का, इस प्रकार की जीवन शैली को बदलने की चेष्टा किया गया, जिसके कारण बहुत सा गांव वालों को भी अपना जीवन यापन करने के लिए चीनी की भाषा नहीं जाना, नहीं बोलना करीब करीब असंभव कर दिया गया, जिसके कारण भाषा शैली में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख सकते हैं। और उस प्रकार हम शिक्षा को देखें तो 2005 में उनकी सरकारी एक संख्या की प्रतिवेदन हम लोगों को मिला है, तो उसमें कहा गया है कि टार में, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के अंदर निरक्षरता का जनसंख्या 45% है। 45% जो निरक्षर लोग रहेंगे, तो उसमें हर उम्र के वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। और कहीं कहीं जो ऑटोनॉमस रीजन के बाहर की कैंसू और सिचुएन की क्षेत्रों में तिब्बत जन समुदाय रहते हैं, वहाँ पर कहीं कहीं साक्षरता का प्रतिशत है वो 6-7 के बीच में कहा गया है। 2005 में आकर के उनका शासन लगभग 60 वर्ष की पूर्ति होने वाले थे,
तभी बहुत सा तिब्बत की क्षेत्र में साक्षरता की संख्या बहुत कम, पहले से कम रह गया है। और भाषा की जानकारी को समाप्त करने के एक सुनियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जो विद्यालय चला रहे थे वो सबको अधिकांशतः को बंद करवा दिया गया है, जिसका मुझे बहुत ठीक ढंग से प्रतिशत मालूम नहीं है। ऐसा कोई स्टैटिस्टिक मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगभग 80% जो व्यक्तिगत स्तर पर बिहारों के माध्यम से या गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जो छोटे मोटे विद्यालय तिब्बती भाषा और संस्कृति सिखाने के लिए खोला गया था, वह 2008 के बाद बहुत तेज़ी से सबको बंद कर दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। अब इसके साथ वर्तमान परिस्थिति के लिए वहाँ के पर्यावरण को भी समझना होगा। तिब्बत एक ऐसा उच्च स्थल है जहाँ से संपूर्ण एशिया की प्रसिद्ध नदियाँ उद्गम होता है। 10 बड़े बड़े नदियाँ, चाहे हिंदुस्तान में आते हो, चाहे चीन में जाते हो, चाहे पाकिस्तान में जाते हो, वो तिब्बत से उद्गम होता है। और वो 10 नदियों की परिस्थिति अभी बहुत गंभीर हो गए हैं। वहाँ की पर्यावरणविदों ने 2007 में जो प्रतिवेदन दिया है उसमें वो मेरे ख्याल से वहाँ की नहीं, WWF की माध्यम से जो 2007 में सर्वेक्षण किया गया है, उसमें से 10 में से 4 नदियाँ ऐसा है जो बहुत जल्दी लुप्त होने वाले हैं, सूख जाने वाले हैं, और बाकी 6 नदी भी या तो प्रदूषित हैं या उसके भाव बहुत कम हैं। 2 नदियों का जो एक को डिचो कहलाते हैं, एक तो यालुंगसांगपो कहलाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण 2 नदियां हैं। यालुंगसांगपो आगे चल कर के ब्रह्मपुत्र बनते हैं, और डिचो चीन में जाकर वो बहुत विशाल क्षेत्र में उसका भाव है। वो दोनों को मच्छू में मिलाने की और उनकी धारा को परिवर्तित करने की योजना चल रही हैं। ऐसा योजना नहीं है, ऐसा बार बार साकारी रूप में कहते रहते हैं और मानने वाला भी इसको मान लेते हैं, ऐसा कोई योजना नहीं है। लेकिन ये योजना जग जाहिर है, तिब्बत में रहने वाले सब जानते हैं। 1950 में इन 10 नदियों के ऊपर 22 बंद हुआ करते थे, पूरा मिला करके 22 बंद हुआ करते थे 10 नदियों के ऊपर। और 2000 में ये चीन की सरकारी दस्तावेजों से मिला है। सन 2000 में जाकर के ये 10 नदियों के ऊपर 22,000 छोटे बड़े बंद या कोई विद्युत योजना स्थापित हो चुका है। और इन नदियों से उनकी दस्तावेजों के अनुसार
3.1 billion Asian people are depend upon खेती के लिए, पीने के लिए और अनेक काम के लिए। और तिब्बत में ग्लेशियर्स की बहुत बड़ा विशाल भंडार माना जाता है, तो इसलिए तिब्बत को एक प्रकार से तीसरा पूल माना गया है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल के अतिरिक्त एक तीसरा पोल तिब्बत को माना गया है, जिसमें 40,000 निर्धारित या रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिफाइड ग्लेशियर्स होते थे, और जिसका 1,05,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की क्षेत्र पर व्यापित था। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार ये सारे के सारे ग्लेशियर जो हैं 100 साल के अंदर समाप्त हो जाएंगे, ऐसा उन लोगों ने अनुमान लगाया है। आज की तारीख में जो ग्लेशियर्स पिघल करके छोटे मोटे पाउंड के रूप में या झील के रूप में परिणित हुआ है, ऐसा 8,790 गिनाया है उन लोगों ने। 8,790 उस प्रकार की झीलों में से 204 झील बहुत खतरनाक बताया गया है। वो कभी भी फट सकते हैं, जिससे बहुत विशाल विनाश होने की संभावना है। और वो चीन के ऊपर भी, भारत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, ये तीनों देश में, बांग्लादेश के ऊपर, इन सब पर इसका खतरा मंडरा रहे हैं। ऐसा कई घटना पिछले कई वर्षों में हम लोगों ने देखा भी हैं, लेकिन ये आगे चल करके और बहुत अधिक खतरा होने वाले हैं। जिस प्रकार की जो तापमान वृद्धि हो रहा है, उस हिसाब से 2030 तक, 2030 तक 22 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यह और अधिक भी हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार अभी वृद्धि हो रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो 2030 में 26 सेल्सियस डिग्री हो जाएंगे। तब जाकर के लगभग 60% ग्लेशियर्स समाप्त हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। अब बहुत सा ग्रासलैंड, जो घास की विशाल मैदान होते हैं, वो बड़ी तेज़ी से रेगिस्तान में परिणित हो रहा है। यूएनडीपी की 2008 की दस्तावेज की हिसाब से 2330 स्क्वायर किलोमीटर प्रति बरस वह रेगिस्तान में परिणित हो रहा है। और इस हिसाब से आने वाले 20 वर्षों में तिब्बत की लगभग वर्तमान घास के मैदान हैं वो सब रेगिस्तान हो जाएंगे, ऐसा कहा गया है। तिब्बत के जितना जंगल थे वो 98 तक 50% काट चुके थे, तो अभी जो बचा है 50% से कुछ कम ही बचे हैं। 98 में यांसी रिवर में बहुत बड़ा बाढ़ आए थे और उससे लाखों लोग चीन में प्रभावित हुआ, जिसके बाद जंगल काटना थोड़ा विलंब किया है, लेकिन अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। और
प्रकृति के संसाधन की दृष्टि से उनके अपने सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 126 विभिन्न प्रकार के संसाधन तिब्बत के क्षेत्र में मिल रहे हैं, जिसमें सोना है, चांदी है और विभिन्न कीमती पत्थर हैं, कोल हैं, लोहा है और ज़ेनिक है, मेनिक है, यूरेनियम है और भी बहुत कुछ वहाँ मिल रहे हैं। 1907 में जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 40 मिलियन टन कॉपर तिब्बत में मिलेगा और 40 मिलियन टन ज़ेनिक तिब्बत में मिलेगा, ऐसा कहा गया है। तो इस हिसाब से चीन की अर्थव्यवस्था में एक बहुत विशाल भाग तिब्बत की प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ति हो रहा है और होगा। रेल और सड़क की दृष्टि से आप देखा जाए तो हसास तो पहले ही जोड़ दिया गया था। अब मुख्य चीन के क्षेत्रों से शिकाज और पाकिस्तान के क्षेत्रों से जुड़ने के लिए योजना चल रही हैं। नेपाल में आने वाले 5 वर्ष में रेल का लाइन जुड़ जाएंगे, ऐसा अनुमानित है। और सिक्किम के पीछे टुमो नाम की जगह है, वहाँ पर 4 वर्ष में रेल लाइन आ जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। और अरुणाचल के पीछे सोना नामक की जगह है, वहाँ पर 2016 तक रेलवे लाइन जुड़ जाएंगे, ऐसा कहना है। अगर वो सब रेलवे लाइन जुड़ जाए तो नेपाल, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की महत्वपूर्ण सीमा जो सिक्किम से लगता है और अरुणाचल से लगता है, ये दोनों के पीछे सीमा तक रेलवे लाइन का सुविधा मिल जाएंगे, ऐसा लग रहा है। और जहाँ तक सड़क का प्रश्न है, वो तो बहुत विशाल अभी चुका है, पाकिस्तान से तो जुड़ चुका है, म्यांमार से जुड़ने वाले हैं और नेपाल में तो काठमांडू तक आते ही जाते हैं और उसको अभी विस्तार कर रही हैं। टुमो और सोना दोनों सड़क के मार्ग से बहुत अच्छी तरह जुड़ चुके हैं। जोजिला और नामचुला दोनों के पीछे 4-5 किलोमीटर को छोड़ करके अच्छे सड़क बन गया है, ऐसा उनका कहना है। संपूर्ण तिब्बत के क्षेत्र में इस समय करीब 16 बहुत विशाल विमानतल एयरपोर्ट्स काम कर रही हैं। उसमें से 4 ऐसा हैं, अभी हैं तो सिविल एयरपोर्ट, लेकिन वो कभी भी सैनिक एयरपोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकते हैं और सीमा से, भारत की सीमा से निकट में हैं। अभी 5 विशाल विमानतल निर्माणाधीन हैं, आने वाले 2 साल में ये भी बन जाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। चीन की सरकारी संख्या तो उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन यहाँ की जो शोधकर्ता लोग हैं, उन लोगों के शोध के अनुसार इस समय तिब्बत के क्षेत्र में पीपल्स रिवॉल्यूशन आर्मी का जो रेगुलर उनकी सैनिक बल हैं वो 6 लाख
डिप्लॉयड हैं और अर्धसैनिक का संख्या कभी वृद्धि होता है, कभी कम होता है। तिब्बत के क्षेत्र में जो परमाणु की कचरा का जो दफन किया जाता है, जिसमें कभी नकार देते हैं, कभी स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी अपने सरकारी दस्तावेजों के अनुसार 9th एकेडमिक पास 20 स्क्वायर मीटर की क्षेत्र पूर्ण रूप से परमाणु कचरों से पटा दिया गया है। यह 19 जुलाई 95 की उनकी रिपोर्ट के अनुसार मिलता है। और उसके बाद ये कार्य रुका नहीं है। 95 के बाद हमें कोई रिकॉर्ड तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उससे हम अनुमान लगाया जा सकते हैं। 2010 की 14 अप्रैल को यूशु या चिगुंदू में बहुत विशाल भूकंप आए थे, जिसमें अधिकांश तिब्बती जनता 3000 के आसपास हताहत हुए थे। उसको आज लोग संशय कर रहे हैं कि ये सचमुच प्राकृतिक विपदा थे या ये कोई बनावट भूचाल थे, क्योंकि जो नए निर्माण की प्रक्रिया जो चल रही हैं उसमें सारे तिब्बती जनताओं को उस भूमि से बेदखल करके वहाँ सारी चीनियों को बसा रही हैं या उनकी कार्यालय बन रही हैं। और जितना उनकी सहायता के लिए संपूर्ण विश्व से सहायता मिला था, वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। और उस समय ऐसा लोगों को समझ में आया है कि कोई भी उच्च अधिकारी जो वहाँ पर पहले से ही रह रहे थे, वह एक भी उस दिन वहाँ पर नहीं थे। सब कहीं बैठक की नाम से गए हुए थे। और 3 पर्यटक दल जो बीजिंग से और अन्य स्थान से आने वाले थे, उन दिनों के आसपास उन सबको सारे व्यवस्था होने के बाद वहाँ आने से मना कर दिया गया है, ऐसा भी साक्ष्य मिल रहा है। तो इसलिए अब लोगों का इतना भय व्याप्त है कि प्राकृतिक आपदा भी क्या सरकार की ओर से या दल की ओर से निर्मित किया जा सकता है या ऐसा होने की संभावना है। इसका कोई निश्चित रूप से तो कुछ कहा नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक मोटा मोटे रूप से ऐसा दिखाई देने लगे हैं। मानवाधिकार की क्षेत्र में कहना बहुत कठिन है। जहाँ पर मानवाधिकार का कोई कॉन्सेप्ट हो, वहाँ पर मानवाधिकार हनन हुआ है या नहीं हुआ है, इसका कोई विचार किया जा सकता है। जिस देश में मानवाधिकार की कोई विचार ही नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है, वहाँ पर मानवाधिकार की बात करना बेकार जैसा लगता है। इस समय जो बहुत कठिनाई से सूचनाएं बाहर आते हैं, उस हिसाब से जिन लोगों का नाम, पता और कब गायब हुआ है, कब अरेस्ट हुआ है, ऐसा जानने वाले आज की तिथि में 1392 हैं। यह 1392 राजनीतिक बंदी लोग एक बहुत छोटे अंश होंगे वहाँ पर जितना लोग होंगे, क्योंकि अधिकांशतः सूचना हम लोगों को नहीं मिल पाते हैं। तो
तो ये कुछ बिंदु हैं मैंने आपके विचार के लिए वर्तमान स्थिति सांस्कृतिक की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, अर्थनीति की दृष्टि से, जीवन शैली की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से क्या क्या चीज़ हो रहा है उसको मैंने आपके सामने रखने की प्रयास किया है। अब इस समय एक नए सोच उत्पन्न हुआ है। 2010 में परम पावन दलाई लामा जी की ओर से तिब्बत में एक सही माने में स्वायत्तता का जो चीन की संविधान की प्राविधान है उसके अंदर कैसा हो सकता है, इसके ऊपर एक ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन देने के कुछ सप्ताह के अंतर्गत वहाँ के एक विद्वान मारो नाम के आदमी ने एक बहुत लंबा निबंध लिखा है जो संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए स्वायत्तता का प्रावधान दिया गया है वो गलत था, उसको हटा देना चाहिए। जैसा हिंदुस्तान में बहुत सा अल्पसंख्यक लोग रहते हैं तो उनको कोई राजनीतिक स्वायत्तता का कोई प्रावधान नहीं है, चीन में भी ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद संविधान संशोधन वगैरह तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन 2012 में चल करके उनके एक यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट की जो मुख्य थे उसने फिर निबंध लिखा है, वो लगभग सरकारी दस्तावेज माना जा सकते हैं। उसमें इस बात को पुनः दोहराया गया है। तो इसलिए ये बहुत आश्चर्य नहीं होंगे कि निकट भविष्य में प्रचलित संविधान को संशोधित करके जो अल्पसंख्यक राष्ट्रीय लोग हैं वो सबको जो इस समय संविधान में तथाकथित नेशनल रीजनल ऑटोनॉमी की व्यवस्था को हटा करके सब के सब एक मुश्त में चीन के यूनिफॉर्म और एक रूपता की स्टेट के अंतर्गत कर दिया जाए, इसका भी कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होंगे। इतना बात कहने के बाद अब इस समय तिब्बत की परिस्थिति कितना असहनीय हो गया है इसका अनुमान अब केवल फरवरी 2009 से लेकर के अप्रैल 2012 तक इस 3 वर्ष की अवधि में 36 लोगों ने आत्मदाह किया है। 36 लोगों ने आत्मदाह करने का अर्थ ये है कि वह जीवन और मृत्यु में से मृत्यु को ज़्यादा सरल और सुगम समझने की व्यवस्था वहाँ पर आ चुके हैं। एक ये दर्शाते हैं, बहुत ज़्यादा व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों के निर्णय और कार्य से वहाँ की वर्तमान परिस्थिति कैसा है या कैसा रहा होगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। और एक दूसरी बात, ये जो 36 आत्मदाह हुआ है उसमें सबसे बड़े उम्र वाला एक आदमी 44 वर्ष थे, दूसरा आदमी 40 वर्ष थे। इन दोनों को छोड़ कर के बाकी सब 22 वर्ष की नीचे का है, सबसे कम उम्र का है 17 वर्ष का। तो ये जो युवक वर्ग हैं जो तथाकथित चीन के शासन में जन्म ले करके वहाँ से शिक्षा पा करके वहाँ रह रही हैं, उन लोगों का ऐसा निर्णय जिसने स्वाधीन तिब्बत की परिस्थितियों को कभी देखे नहीं थे, अनुभव नहीं किए थे, और 1959 के बाद ही सब लोगों ने जन्म लिया था, तो उनका ऐसा व्यवस्था होना, ऐसा निर्णय लेने में मजबूर होना वहाँ की वर्तमान परिस्थिति का एक बहुत बड़ा साक्षी है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो मैंने 36 आत्मदाह करने वालों की
जिक्र किया था, उनमें से एक ने भी ऐसा प्रयास नहीं किया अपने साथ कोई दूसरों को हानि पहुँचे। तो यह अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता और पूर्ण समर्पित की जो भावना है, ये हमारा साधना का मूल बिंदु और आधारशील हैं। और इसके ऊपर जो निरंतरता हम साधना को संपूर्ण रूप से न केवल शारीरिक हिंसा अपितु तो मानसिक स्तर पर द्वेष और क्रोध को समाप्त करके एक सही सत्याग्रही का अरहत हम प्राप्त कर सकें, तो तिब्बत की समस्या का निश्चित रूप से समाधान मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसमें आप सब विशेष रूप से गांधी के अनुयायी वर्ग जो गांधी की सिद्धांतों पर विश्वास रखते हैं, उसके आचरण करते हैं, वह हमारे विशेष बल हैं, हमारा विशेष सहयोग हो सकता है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहमत से, आप लोगों के समर्थन से तिब्बत मौलिक साधना सफल होंगी। और आप लोगों ने मेरे बातों को ध्यान सुना और विशेष रूप से गांधी शांति प्रतिष्ठान में मुझे इतना बड़ा समय दिया गया, हमको संकोच होते हुए भी बहुत अच्छा नहीं लगने पर भी मैं तहे दिल से आप सबका आभार मानता हूँ। और विशेष रूप से जो बहुत हमारे अग्रज और वरिष्ठ लोग इसमें शामिलित हुआ है, इस शाम को बहुत बल मिला है और हमें प्रेरणा और हौसला का वृद्धि हुआ। इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। जय जगत।